नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी मिशन चंपावत को लेकर। उत्तराखंड में चंपावत में हो रहे उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से निर्मला कहतोड़ी चुनावी मैदान में हैं। 2 दिन तक और चलने वाले इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस भाजपा से पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में केवल स्थानीय नेताओं को ही जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि भाजपा स्थानीय नेताओं के साथ साथ भाजपा के सबसे बड़े हिंदुत्व ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को भी चुनाव प्रचार में शामिल कर चुकी है। ऐसे में चुनाव प्रचार में भाजपा काफी मजबूत दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी कल चंपावत में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इसको लेकर विपक्ष अब तंज कसना शुरू कर चुका है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा है ही नहीं और यही बात लगातार विपक्ष कह रहा है। इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर। चंपावत उपचुनाव में महज 3 दिन का समय बचा है। भाजपा और कांग्रेस की मजबूती से अपने अपने प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा दिखा रही है। कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, अध्यक्ष करण माहरा, खटीमा में पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हराने वाले भुवन कापड़ी के साथ प्रदेश स्तर के कई नेता अपने प्रत्याशी निर्मला कहतोड़ी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थानीय नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हिंदुत्व ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव प्रचार में उतार रही है। योगी आदित्यनाथ शनिवार को चंपावत में पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का जो आलम है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि हाल ही में राज्य में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें कई ओपिनियन पोल्स में भाजपा को कम सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के चुनाव से पहले किए गए चुनाव प्रचार से रातों रात समीकरण बदल गए और भाजपा ने 1/3 से ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में एक बार फिर से सरकार बनाई है। ऐसे में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के लिए उपचुनाव में प्रचार करने के लिए चंपावत आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने को लेकर भाजपा के नेताओं का मानना है कि चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी की स्थिति काफी मजबूत है और वो चुनाव भी जीत जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के प्रचार में हिस्सा लेने पर भाजपा नेताओं का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के आने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव में और ज्यादा मजबूती होगी। लगभग उत्तराखंड का 31 तारीख को उपचुनाव है और किसी को संदेह नहीं है कि पूर्ण बहुमत से भारी बहुमत से एक अभूतपूर्व विजय की ओर ये उपचुनाव बढ़ रहा है। और जो हमारे सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, वो इसमें ऐसे मार्जिन से जीतने वाले हैं जिसकी शायद कल्पना भी हम लोग सिर्फ मात्र कल्पना कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा संदेश भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता कि हम लोगों ने विकास के नाम पर वोट मांगा है। मुख्यमंत्री जिन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली है, उनके नाम पर वोट मांगा जा रहा है। वहाँ के जो एक लोकप्रिय विधायक थे, उन्होंने स्वयं समर्पित होकर अपनी सीट को छोड़ते हुए मुख्यमंत्री के लिए वो सीट खाली की। चंपावत में भारतीय जनता पार्टी अपने स्थानीय नेताओं के साथ साथ कई और बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारकर अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव प्रचार के लिए कई बड़े नेताओं का नाम प्रचारक लिस्ट में शामिल किया, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए केवल स्थानीय नेता ही चंपावत में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि चंपावत उपचुनाव में प्रदेश के बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस को अपनी टीम पर पूरा भरोसा है कि वो निर्मला कहतोड़ी को इस उपचुनाव में जीत जरूर दिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस का कहना है कि राज्य की सरकार ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिस पर वो वोट मांगे। ऐसे में भाजपा को बाहरी नेताओं पर ही ध्यान देना पड़ रहा है। नेतृत्व के बारे में उनकी टीम या उनके किचन कैबिनेट के लोग
क्या कह रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर किस तरह से तोहमत लगाते हुए आपको कैलाश गहतोड़ी दिखाई पड़े होंगे, संजय गुप्ता, यतीश्वरानंद, ये सब लोग प्रदेश संगठन के ऊपर संदेहास्पद भूमिका निभाने के लिए और स्वयं मदन कौशिक के ऊपर प्रहार बोल चुके हैं। ऐसे में धामी को क्योंकि प्रदेश के किसी नेता पर भरोसा नहीं है, किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है, ना किसी को वहां आने की अनुमति है। सुनने में आया है कि यहाँ प्रदेश के कई मंत्री वहां प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे तो उनको नमस्कार करके वापस भेज दिया गया और वो इस कारण हुआ है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारेंगे तो दूसरे मंत्रियों की बारी आएगी मुख्यमंत्री बनने की। चंपावत उपचुनाव प्रचार के लिए महज 2 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस अपनी पूरी ताकत इन 2 दिनों में ही झोंकने जा रही है। चंपावत उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता से ले रहा है, इसलिए बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जा रही है, जबकि कांग्रेस अभी अपने मंथन से भी बाहर नहीं निकला है। ऐसे में चुनाव प्रचार में तो भाजपा का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। तो चंपावत में अब चुनाव 31 मई को होने हैं और चंपावत में अब सिर्फ कुछ दिनों का, अगर बात करें तो सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा हुआ है प्रचार प्रसार के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताज मुख्यमंत्री का इस बार दांव पर लगा हुआ है। 6 महीने के भीतर उन्हें जीत कर सदन पहुंचना है और खटीमा से चुनाव हारने के बाद इस बार चंपावत से अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव में उतरे हैं। कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने चंपावत से पर्चा भरा था और कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी उन्हें टक्कर देती हुई भले नजर आ रही हूं, लेकिन चुनाव प्रचार में फिलहाल कांग्रेस पार्टी ही पीछे नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की नजर भी इस बार चंपावत के उपचुनाव पर बनी हुई है। क्योंकि जब खटीमा से पुष्कर सिंह धामी हारे तो उसके बाद से लगातार डर जो है वो हमने देखा था पुष्कर सिंह धामी के मन में भी, और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था जब पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर एक जगह एक कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान कहा था कि भंवर में एक बार फिर से फंस चुके हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी कई तरह की बातें कर रहा था। आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। खबर है लद्दाख से, जहां पर सड़क हादसे में 7 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की दुखद और बड़ी खबर लद्दाख से है। 19 घायल जवान फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। लद्दाख से ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर तुतुर्क सेक्टर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 जवान शहीद हुए हैं। ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है लद्दाख से, जहां पर सैनिकों से भरी गाड़ी खाई के नीचे नदी में गिरी और 19 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सड़क हादसे में 7 जवान शहीद हुए हैं। तो 7 जवान शहीद हुए, बाकी के घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 26 जवानों को लेकर ये बस जा रही थी, लेकिन नदी में जा गिरी है। भारतीय सैनिकों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दुखद खबर लद्दाख से आपको हम बता रहे हैं। 7 जवान शहीद, सेना की गाड़ी श्योक नदी में गिरी है, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए हैं। बाकी के घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लद्दाख से फिलहाल ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। इस हादसे में भारतीय 7 जवान शहीद होने की खबर है और 19 घायल जवानों को अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सैनिकों से भरी गाड़ी खाई के नीचे नदी में जा गिरी। परतापुर मोर्च पर ये जवान जा रहे थे, उस दौरान ही ये बेहद भीषण हादसा हम कह सकते हैं हुआ है। सेना की गाड़ी श्योक नदी में जा गिरी और इसी दौरान भारत ने 7 जवानों को खो दिया है। 7 जवान भारत के शहीद हुए हैं लद्दाख से। फिलहाल ये दुखद खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे में 7 जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं 19 घायल जवान फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। तो घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर है। परतापुर मोर्च पर हमारे जवान जा रहे थे, उस दौरान ही रास्ते में यह हादसा होता है, जब बस पूरी की पूरी नदी में जा गिरती है। इस बस में बताया जा रहा है कि 26 जवानों की मौजूदगी थी और ये परतापुर मोर्च पर जा रहे थे। लद्दाख से खबर है, तुतुर्क सेक्टर में भीषण हादसा, जिसमें 7 जवान शहीद हुए।
तो ये दुखद खबर सामने आई है और अब वापस बढ़ते हैं अपने देवभूमि के दंगल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं चंपावत की चुनौती को लेकर। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कई खास मेहमानों को पैनल भी आज हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले आपको हम उनसे रूबरू करवाते हैं। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही आपको बता दें कि राजेंद्र चौधरी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और पीसी थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं, यूकेटी के नेता है, नरेंद्र सेठी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज की हमारी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रविंद्र कुमार जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, देखिए बात तो बिल्कुल साफ है कि डर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में है, इसीलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा ध्यान चंपावत चुनाव पर है, बड़े बड़े नेताओं को लगा दिया गया है। डर इस बात का आखिर क्यों है इतना ज्यादा? सर्वप्रथम तो मैं जिस प्रकार लद्दाख में ये दुर्घटना हुई है, बिल्कुल अपनी शोक संवेदना इस देश के वीर सैनिकों के लिए प्रकट करना चाहूंगा और उनको हाथ जोड़ के नमन करना चाहूंगा और उनके परिवार को इस हादसे से उभरने की क्षमता मिले, ऐसी मैं कामना करूंगा। अब आता हूं मैं आपकी बात पे कि जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है या कोई भय है, ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार का आपने ऐसा आकलन किया कि हमें डर है या कोई हमें वो है। तो ये चुनाव हम पहले दिन से, जिस दिन से ये चुनाव घोषित हुआ है, मैं 2-3 बार आपके साथ इसी मंच पे आपके साथ बैठा हूं आपके शो में, तो कभी भी हमने इस बात को नहीं कहा कि हम चुनाव को कभी भी हल्के में लेते हैं। चुनाव हमेशा हम एक चुनौती की तरह लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है जो चुनाव को बहुत गंभीरता से एक चुनौती की तरह लेते हैं। हर वो प्रयास करते हैं जिससे चुनाव को हम अधिक से अधिक मतों से जीत सके, और ये उसी के एक कड़ी के रूप में हमारी आज से 15 दिन पहले एक जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई थी, जिसमें लोकप्रिय देश के बड़े नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम था, और ऐसा था भी कि योगी आदित्यनाथ जी। नहीं तो सवाल तो रविंद्र जी यही है ना कि भाई अगर सिटिंग सीएम का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, आप तो सत्ता में है, सरकार में है, फिर इतना डर क्यों? 4-5 दिनों से तो मुख्यमंत्री जी चंपावत में ही हैं, क्यों? चारधाम यात्रा भी तो चल रही है। विपक्ष फिर सवाल उठाता है कि भाई चारधाम पर आपका ध्यान नहीं है, चंपावत पर ध्यान है, तब तो आप आग बबूला हो जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि 4-5 दिन से लगातार है, वह अपने और काम भी और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे यात्रा को लेके हो, चाहे प्रदेश की लाभकारी योजनाओं को लेकर हो, चाहे बजट प्रस्ताव बजट आना है उसकी तैयारी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और कुछ समय के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में, चूंकि वहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं और उनका अधिकार भी बैठता है जनता के बीच में जाना, लोगों के पास मिलना जुलना, उनसे अपने पक्ष में वोट मांगना, वो उनका अधिकार भी है और उन्हें जाना भी चाहिए। और रही बात इसकी कि मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि देखिए, हमने बहुत समय पहले जब चुनाव घोषित हुआ था, आज से 15-20 दिन पहले स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने शायद हमारे से 2 दिन पहले स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। अब कांग्रेस के अंदर और हमारे अंदर की आप दोनों को आप मिक्सअप नहीं कर सकते। हमारे लिए ये डर या भय कोई नहीं है, हमारी एक चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है। हम किसी भी चुनाव को, छोटा हो बड़ा हो, बड़ी ताकत के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ और एक चुनौती मानते हुए चुनाव को लड़ते हैं। और दूसरी ओर आप देखते हैं कि कांग्रेस अभी तक अपने ही आपस के जाल में फंसा हुआ। एक मैं नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, माननीय प्रीतम सिंह जी का मैं सुन रहा था, उन्होंने किस तरीके से लगातार गंभीर आरोप लगाए अपनी पार्टी के लोगों के लिए, और लगातार उनके आपस में ही किस प्रकार से द्वंद्व है। तो ये कहना कि हमारे देखिए आपसी द्वंद पर तो खैर हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी आपने देखा खटीमा पर जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी आपसी द्वंद का हवाला देकर ही बच जाती है। यही बात है जो इसी शब्द से आप बच जाते हैं, कहते हैं कि भाई इसकी वजह से तो पुष्कर सिंह धामी हार गए थे। और अब आप कह रहे हैं ना कि हमारा अधिकार है वोट मांगना, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन फिर उस दौरान क्यों नहीं सबसे ज्यादा ध्यान पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में दे दिया? अगर दे दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तो ये कहकर बच जाना कि नहीं हमारा तो अधिकार है, ठीक है आपका अधिकार है, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री का उपचुनाव हो रहा है तो बेहद अहम हो जाता है और हर एक बात पर सवाल उठेंगे। खैर आपके पास वापस लौटेंगे रविंद्र जी, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। राजेंद्र जी, क्या कहें हम? एक तरफ आप इनके स्टार प्रचारकों की सूची में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम देखते हैं उत्तर प्रदेश से तो सवाल खड़े कर देते हैं,
दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अब तक कोई तैयारी ही नहीं की है, भले ही आपकी प्रत्याशी जो है वो टक्कर दे रही हो, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ना चुनाव प्रचार में आपने क्यों आखिर आगे बढ़कर यहाँ पर बड़े लोगों के आपकी ओर से नाम सामने नहीं आए। एक तो ये कि आप हिला हवाली कर रहे हैं, दूसरा ये कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने पहले ही हार मान लिया है कि हमारा तो कुछ होने नहीं वाला, इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते हैं। नहीं गरिमा जी, हमने कोई हार स्वीकार नहीं की है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ और सबसे बड़ी बात सीमित संसाधनों के साथ मुकाबले में खड़ी है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा के पास काम के आधार पर वोट मांगने का कोई रिवाज नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहीं योगी जी को बुला लिया। हो सकता है कि अगर योगी जी की मीटिंग में इन्हें कुछ डाउट लगा तो ये शाह जी को या मोदी जी को बुला लें। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य को कहीं आगे लेके गए, कहीं प्रोग्रेस की, तो उस प्रोग्रेस को बताएं। मैं बताता हूँ कि पिछले 5 साल में उत्तराखंड राज्य का कर्ज बढ़ के 2 गुना हो गया और मुख्यमंत्री के खाते में कोई उपलब्धि नहीं है। अगर इनके खाते में कोई उपलब्धि होती तो ये उसका गुणगान करते, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्होंने कोई काम किया होता तो इनके क्षेत्र की जनता इन्हें नहीं नकारती। जिस आदमी को उसके क्षेत्र की जनता ने नकार दिया हो और वो सूबे का मुख्यमंत्री हो, मैं समझता हूँ राजनीति में ये बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। रही बात इस चुनाव की, उपचुनाव की, कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी है और मुख्यमंत्री जी का तो पहले भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पैसे बांट रहे हैं और पूरा प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के चुनाव को जी जान से लड़ाने के लिए तत्पर खड़ा है। राजेंद्र जी बस एक बात जानना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कि संसाधन, राजेंद्र जी आपने कहा संसाधनों की कमी है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, आप कोई स्थानीय पार्टी नहीं है या प्रदेश स्तरीय पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। कौन सा संसाधनों की कमी आ गई भाई आपके पास? नहीं, हम इनके सामने क्या है, ये 10,000 रुपए वोट खरीद लें, 20,000 रुपए वोट। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जनता पर भी है साथ ही साथ। इस आरोप की वीडियो बनी हुई है, मैं नहीं लगा रहा। मैंने देखा है सोशल मीडिया पर और मुख्यमंत्री जी उसमें खुशामंद कर रहे हैं। तो आप रुपए बांटने को संसाधन मानते हैं राजेंद्र जी? आपको लगता है कि रुपए बांटने से अगर कोई वोट ले रहा है तो आपको लगता है वो संसाधन है? नहीं, पैसा बाहर ही है। भाजपा शराब पिला रही है लोगों को, वहाँ ट्रक के ट्रक मैंने सुना है आज ही कि ट्रकों में वहाँ बकरे लाए जा रहे हैं खिलाने के लिए। अच्छा। और शराब जो है अनलिमिटेड, जितनी मर्जी चाहिए उतनी लो। अगर किसी को चाहिए 1 पेटी तो 2 पेटी। ठीक है, ठीक है राजेंद्र जी, देखिए आपने बड़ी बातें कही। पहले तो आपने पैसे को लेकर कहा, बाद में आपने कहा शराब बांटी जा रही है। खैर अब तक मेरे सामने कोई तस्वीर नहीं आई, मैंने अपने दर्शकों को नहीं बताया है। फिलहाल हम चुनौती को लेकर बात करें। देखिए सबसे अहम यहाँ पर ये आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नाम लेकर सामने आई, प्रचार कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करते? आप भी करिए ना। अभी फिर उसके बाद अगर हार हो जाती है तो आप कहेंगे कि इन्होंने तो इनके दम पर जीत लिया। अभी आपके पास मौका है, तब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर आप कहेंगे हमारे पास संसाधन की कमी थी। आप पैसे बांटने को संसाधन मानते हैं। अरे आप जनता के बीच जाइए, अपनी बात करिए, कैसे संसाधन आपके नहीं चलेंगे राजेंद्र जी? तो ये तो कहना मुझे लगता है गलत है। ठीक है, आम आदमी पार्टी से विशाल चौधरी जी अभी भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं। विशाल जी आपका स्वागत आज की हमारे डिबेट में। विशाल जी आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? भी आपने सुना कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र जी बड़े आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो संसाधन नहीं है, जबकि बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है विशाल जी, अनम्यूट करें आप। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी गरिमा, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अभी जो परिचर्चा में मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता का वक्तव्य सुना, उनकी राजनीतिक परिपक्वता और एक प्रवक्ता के रूप में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कैसे करना चाहिए। मतलब आप शराब को, आप पैसे बांटने को, बकरे की, मैं पहली बार किसी प्रवक्ता को मैंने टीवी डिबेट्स में इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते सुना है। तो ये कम से कम बहुत गंभीर विषय है
और इसमें उत्तराखंड की जनता का सम्मान जुड़ा हुआ है। भाई एक वोटर जो कहीं ना कहीं अपना मत, उसका मन होता है, ठीक है, धरातल पे क्या स्थितियां हैं, लेकिन आप चंपावत की जनता को अगर बकरा खाने वाले या पैसा लेने वाली अगर आप इस प्रकार से उन्हें संबोधित करेंगे तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। मैं नहीं कर रहा, वीडियो जारी है महाराज, इस प्रकार के मुख्यमंत्री पैसे बांट रहा, कांग्रेस अधिकृत रूप से टीवी चैनल है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी आज उत्तराखंड में अगर फल फूल रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण है कमजोर विपक्ष। 2022 में भी विपक्ष के रूप में जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी वो विपक्ष के रूप में वो भूमिका नहीं निभा पाए। दूसरी बात है, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा या उनकी कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है कि जिस आधार पर वो जनता को आकर्षित कर सके। ठीक है, आज कांग्रेस के पास बताने को ये नहीं है कि हमने अपने कार्यकाल में किस प्रकार से कार्य किए। रवींद्र जी कुछ बोल दीजिए आप भी, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी के पास लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को आप अगर काउंटर कर रहे हैं तो आप किसी एजेंडे पे बात कीजिए ना, कि भाई आपके मैनिफेस्टो में उत्तराखंड के हित में ये विषय था, या चंपावत चुनाव में आप खटीमा चुनाव हाँ, रवींद्र जी ठीक है, रवींद्र जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए बोलिए। चंपावत भुवन कापड़ी जी ने मुख्यमंत्री जी को खटीमा में हराया। हाँ राजेंद्र जी बोलिए, बोलिए आप बोलिए राजेंद्र जी। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस विजन लेस हो चुकी है। पत्र में कांग्रेस का जो संगठन है, देखिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, राजेंद्र जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए। आपने अपनी बात कही थी, मेरी बात होने दीजिए। कम करेंगे 4 गुनी होगी। दूसरी बात है कि कहा था हम पेट्रोल सस्ता देंगे, महंगा हो गया। राजेंद्र जी मेरी बात होगी, महंगी होगी। आपको पूरा समय मिला था, बिल्कुल शिष्टाचार के आधार पे डिबेट को चलने चाहिए। मुझे अपनी बात को कहने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे ना, अब जब मुझे समय मिला है तो आप भी सुन लिए। आप मुझे पूरा समय दीजिए ना, आप ये चर्चा को डिटेल मत कीजिए ना, आप मेरी बात का जवाब देना जब आपको समय मिलेगा। मेरी बात अभी गरिमा ने मुझे कहा, गरिमा जी मैं बताना चाहूंगा, अधिकार है, मैं कहूंगा आप मेरी बात 30 सेकंड सुनो। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है। हाँ बिल्कुल है कमी। यूपीए का सबसे बड़ा राजनीतिक दल गंगा बहरी, राष्ट्रीय स्तर पर धन है, सबसे बड़ा विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। वो कह रहा है मेरे को आप बताओ ना पिछले 5 साल में साधन क्यों हुआ। ठीक है ठीक है। देखिए राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आप हमेशा हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं, लेकिन आज आपने जिस तरह की बात कही मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आज आपने इस तरह की बात की है, क्योंकि संसाधन मान रहे हैं आप पैसे बांटने को। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूं, अगर आपके पास पैसा हो तो क्या आप उसी तरह से इन संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत बड़ा फंड आ जाता है, तो क्या आप इन संसाधनों का इस्तेमाल करने लगेंगे जैसे आप भाजपा को आरोप लगा रहे हैं? बताइए आप। विशाल जी आप शांत हो जाइए, राजेंद्र जी पहले इसका जवाब ले लेते, उसके बाद ही अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र जी बोलिए। राजेंद्र जी अगर आपके पास बहुत सारा फंड आ जाता है, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, क्या आप उस पैसे को एज अ संसाधन, जैसे कि आपने आरोप लगाया भाजपा पर, यूज करेंगे आप चुनाव के लिए? बताइए। विशाल जी आपके पास लौटेंगे। विशाल जी पहले उनसे इसका जवाब चाहिए मुझे। जी मैं एक जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। हाँ, ये बहुत शर्मनाक बात है कि प्रदेश का मुखिया पैसे बांटते हुए उसकी वीडियो बनी। ठीक है वो अलग, वो अगर ऐसा वीडियो सामने आएगा हम जरूर दिखाएंगे और हम उसकी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मैंने आपसे सवाल किया, आप कह रहे हैं ना हमारे पास संसाधन नहीं है, आपके पास बहुत सारा फंड आ जाता है, तो क्या आप उस फंड को एज अ संसाधन यूज करेंगे चुनाव में, जैसे भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं? तो ये संसाधन कहना फिर क्यों आप इस पर बात कर रहे हैं? पैसे होना संसाधन होना होता है, आपके पास आ जाएंगे, आप इस्तेमाल करेंगे आप इन पैसों का। व्यक्तिगत रूप से अगर कभी चाय भी पिलाने की स्थिति में नहीं हूं। राजेंद्र जी मैं एक पार्टी के तौर पर आपसे बात ले रही हूँ, आप व्यक्तिगत तौर पर बात मैं आपकी नहीं कर रही हूँ। आप एक पार्टी के तौर पर आपने कहा इनके पास संसाधन है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। बताइए आपको कोई फंड दे रहा है, आपको फंड दे रहा है? मैंने तो आपसे सिंपल सवाल किया, अब आप सवाल से बच रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात मत बोलिए जिस पर आपके पास खुद जवाब ना हो। ठीक है, अभी यूकेटी से जुड़े हुए थपलियाल साहब, उनको जोड़ लेते। थपलियाल साहब अभी आपने सुना, अभी जब इसके पहले रविंद्र जी कुछ कह रहे थे तब आप काफी तेजी से हंस भी रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि हमें डर नहीं है, हमारा तो एक प्लान होता है कि हम हर एक चुनाव को सीरियसली लेते हैं और चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को बुलाने की आ पड़ी है। क्या लगता है आपको, क्या डर है इनमें, इसीलिए बुला लिया है? नहीं, जो ये चुनाव है वैसे तो उत्तराखंड की गरीब जनता पे अनावश्यक
थोपा हुआ चुनाव है, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में हमने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताया था। हाँ। लेकिन अब इसके पीछे क्या राज है, ये यही लोग जाने कि इनको यही लड़का मुख्यमंत्री चाहिए, इसका हमें अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन जिस गंभीरता से ये चुनाव लड़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं डरा हुआ है, क्योंकि वो ये तक बोल रहे हैं कि कोई आ गया जी, वो बगला मुखी माता की तपस्या कर रहा है, वो मतलब छोटे से लेकर हर तरह के जो विचार है उनके मन में रोंद रहे हैं, जिसका मतलब ये दिखाता है कि भय तो है। लेकिन निश्चित रूप से जो लड़ाई यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि डायरेक्ट फाइट है और डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस चूक गई है। इसलिए चुकी है कि सल्ट की तरह इन्होंने यहाँ भी महिला की आड़ ली है, क्योंकि चुनाव आजकल ऐसे हैं कि ऐसे चुनाव में जो वहां का कैंडिडेट होता था उसको हटाकर एक महिला को लाना, और ऐसे सल्ट में भी रंजीत रावत को ना लाके एक महिला को इन्होंने आगे किया था। ये भी इससे महिला का कोई वो नहीं है थपलाल साहब, इसमें ये है ना कि ये बचना चाह रहे थे, इनको एहसास हो चुका है, क्योंकि साफ तौर पर ना तो प्रचार प्रसार में इन्होंने तेजी लाई है, ना तो ये प्रत्याशी को लेकर ये मतलब सीरियस नजर ही नहीं आ रहे हैं चुनाव को लेकर। खैर थपलाल साहब, आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए देवभूमि के दंगल में रोक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चुनौती चंपावत को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करें। हमारे साथ में मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद है। थपलाल साहब, आप कुछ कह रहे थे, आपको रोकना पड़ा था, बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब मैं बिल्कुल 31 तक चंपावत में ही रहूंगा, मतलब इट मीन्स वो बहुत गंभीर है। उन्होंने एक चीज देखी, देखो ये जो कर्नल अजय कोठियाल को इन्होंने जो गले लगाया, वो उसको बहुत प्यार नहीं करते थे, क्योंकि इनिशियली जब ये आपदा आई थी केदारनाथ की, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा हरीश रावत से मिलकर ये आपदा के पैसों को एडजस्ट कर रहे हैं, और ये निम का प्रिंसिपल होने के बावजूद यूनिफॉर्म का आदमी जिसका काम पर्वतारोहण था, वो यहाँ हरीश रावत क्यों घसीट के ले आया उसको, इस पे सवाल खड़े किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। और उस अजय कोठियाल को
गले लगाना एक रणनीति का हिस्सा था धामी जी का, और उन्होंने बहुत सफल, वेरी गुड, क्योंकि एक मैसेज गया वहां पे कि सैनिक जो एक नॉन फिगर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसको और भी प्रचारित करके बड़ा कद बना दिया था उसका, और उस बड़े कद वाले को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीने में लगाया, तो उन्होंने निश्चित रूप से सैनिक बहुल्य राज्य में उनको बेनिफिट वहां पे मिलेगा। दूसरा बड़ा कदम उसने कल लिया। कल जो चीज को हम बार बार उठा रहे थे कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में इस मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, उसको उन्होंने टिहरी डैम का जो मैं उठा था, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं टिहरी डैम के ऊपर, और टिहरी डैम में खुद ऊर्जा मंत्री आते हैं हमारे राज्य में और कहते हैं कि यस, ये गलत, मतलब हम चाहेंगे कि यूपी का हिस्सा भी उत्तराखंड में आए। 26% देने का ऐलान जो आर.के. सिंह कर गए कल मुख्यमंत्री, तो ये एक बड़ा संदेश, फिर क्योंकि इससे घेरा जा रहा था चंपावत में उनको, जहां पे छोटे छोटे वो बड़े घेरने, क्योंकि चंपावत क्षेत्र है या कुमाऊं क्षेत्र है, उसमें वामपंथी लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं। जिस तरह से आरएसएस इनके लिए, रैटिस फोर्सेस के लिए अंडरग्राउंड काम करती है, उस तरह से आप ये देखेंगे कि जब रिजल्ट भी आएगा तो इतने कमजोर कैंडिडेट होने के बावजूद भी डिफरेंस और कम होगा। मतलब ऐसे नहीं है जैसे ये बोल रहे कि बहुत बड़ी मार्जिन से हमारा मुख्यमंत्री जीतेगा, नहीं, क्योंकि जीत कर इस मुख्यमंत्री के अपने खेमे में भी बड़े बड़े दुश्मन हैं जो ये चाह रहे हैं कि लड़के को, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है, उत्तराखंड की संस्कृति ऐसी रही है कि हम जामवंती यानी अपने बुजुर्गों को सम्मान करते हुए राजनीति को आगे ले जाते हैं। लेकिन इन्होंने एक ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में हम पे तो भी है कि यंग लड़के को हमारे ऊपर बिठा दिया और बड़े बड़े दिग्गज बेचारे बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के ऊपर एक ये जबरदस्ती पुष्कर सिंह धामी को वो नहीं चाहती थे, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया और अब उपचुनाव को आप बता रहे हैं कि ये भी जनता के ऊपर बोझ है। ठीक है, सेठी साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए। सेठी साहब, अभी आपने सभी पार्टियों की बात को सुना होगा, आज कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। आज रविंद्र जी ने तो कहा कि उनको डर नहीं है, वो चुनावी मूड में रहते हैं, उनको ये रहता है कि कोई भी चुनाव हो उनको जीतना है। ठीक है, लेकिन राजेंद्र जी से मुझे आज उन्होंने जो कहा, मुझे उस बात की कम उम्मीद है, क्योंकि इसके पहले भी वो जुड़ते रहे और हमेशा तर्क के साथ में, एक दिन उन्होंने माफी तक मांग ली अपनी पार्टी की ओर से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी है, तो ये संसाधनों की कमी वाली बात मुझे लगता है बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मैंने उनसे सवाल भी किया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या आप उनको एज अ संसाधन यूज करने वाले, क्या कहेंगे आप इस पूरे परिदृश्य पर? क्योंकि हमने देखा ना, रविंद्र जी कह रहे हैं कि हमें तो भाई डर नहीं है, साफ तौर पर डर पे दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को डर पूरा है, वो तो पहले ही हार मानी हुई दिखाई दे रही है। उपचुनाव में क्या होने वाला है? गरिमा, जो आपका सवाल था आम आदमी पार्टी से भी और राजेंद्र चौधरी जी से भी, तो गरिमा जो आपने सवाल पूछा चौधरी जी से, राजेंद्र चौधरी जी से, तो उन्होंने वो उसका उत्तर तो नहीं दे पाए थे, लेकिन वो अपनी बात को कहकर, आप भी घेरने में कम नहीं है, आपने घेरने में उनको कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस तरीके से आपने पूछा कि आपके पास अगर पैसे आ जाते हैं तो क्या आप भी शराब और बकरे बांटेंगे, तो वो उस बात को नहीं उत्तर दे पाए। वो अपनी बात में ही उसमें थोड़ा सा राजेंद्र चौधरी जी उलझ गए थे। मैं इस बयान का समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन ये परिपाटी गलत है। अगर इस तरीके की मतदाताओं के बीच में इस तरीके की परंपरा चलती है और ये परिपाटी चलती है, तो ये लोकतंत्र पे भी धब्बा है बहुत बड़ा। वहां के मतदाताओं के लिए भी ये वाला बहुत शोभनीय कार्य नहीं है कि अगर कोई वोट इस तरीके से खरीदे जाते हैं, पैसे देकर या शराब देकर या बकरा देकर। रही बात, अभी हम तीनों दलों को अभी लें, अगर हम जैसे जो प्रतिस्पर्धा में हैं, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी, भाजपा जो चुनाव जीती है वो उन्होंने अनुशासन में रहते हुए और कांग्रेस की जो अंतर्कलह थी उसको देखते हुए और किस तरीके से कर्नल कोठियाल को एन वक्त पर मैनेज करके भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की तस्वीर को बदला है, वो ये दर्शाता है कि अब इनकी राह है, जो इनकी डगर है, बहुत आसान हो चुकी है। और किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि अब कोई संशय रह गया है पुष्कर सिंह धामी के चुनाव का ना जीत पाना। चुनाव उनका एक जीता हुआ चुनाव है, लेकिन जो दल बल के साथ और जो जोश के साथ कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था चुनाव में, वो एक कमजोर बिल्कुल प्रतिनिधित्व कर
और उन्होंने इस प्रकार से अपनी पूरी तस्वीर प्रस्तुत की है कि हम उस लायक नहीं है कि मुख्यमंत्री जो चुनाव दोबारा जनादेश लेने के लिए आए हैं खटीमा से चंपावत में, तो हम उनका मुकाबला कर सकें। कल जैसे हरीश रावत एक सड़क पे गड्ढों को लेकर प्रतीक स्वरूप एक सड़क पर धरना देने के लिए बैठे जी, तो हरीश रावत के साथ उस जिस मूड़े पे बैठे थे उसके बगल में उनके साथ एक कार्यकर्ता भी खड़ा नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री धरना दे रहा है खराब सड़क के को लेकर, और वहां पे एक सिंगल कार्यकर्ता नहीं है। तो ये भी दर्शाता है कांग्रेस की जो इन फाइटिंग थी, जो उन गुटों में बटी हुई थी कांग्रेस, उन्होंने एक पूरी साफ उनको पैसेज दिया भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में, और कांग्रेस जो 19 सीटों तक सिमटी है, जो इन फाइटिंग थी मुझे लगता है की वजह से कम सिमटी है। और जो सेठी साहब जो इनफाइटिंग की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इनफाइटिंग में भी सिर्फ हम देख रहे थे कि कांग्रेस में 2 गुटों की बात होती है, 2 गुटों को लेकर कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आती है, लेकिन एक गुट तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोर्चे पर सत्ता को घेरता है ना। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है, और पूरी तरह से इस तरह से हार मान लेना कि यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी और ज्यादा राज्य दर राज्य पतन में जाती जा रही है, क्योंकि इनकी ना तो प्लानिंग नजर आती है, ना तो इनका कोई तैयारी है। मतलब बिल्कुल चुनाव को इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं हुआ है। कांग्रेस के साथ गरिमा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस सिर्फ यही नहीं लड़ रही, केंद्र से भी, जो हाईकमान से भी उनको जिस तरीके की एक दिशा निर्देश मिलने चाहिए वो दिशा निर्देश भी मिसिंग है। और जिस तरीके से कोई बड़बोले जो नेता हैं उन पे जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो भी मिसिंग है। और जिस तरीके से नेता का मन कर रहा है बेलगाम होकर जो कहना चाहे वो कहता जा रहा है, और ये पूरी तस्वीर इस तरीके से एक सामने आकर कांग्रेस ने स्वयं अपना पूरा का पूरा जो दायरा है वो समेट कर रख दिया है। और ये दर्शाता है कि शायद उन्होंने इस वाले चुनाव में हथियार डाल दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, अभी देखा आपने सुना नरेंद्र सेठी साहब को, सेठी साहब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी तो ऐसा दिख रहा है बिल्कुल कि पूरी तरह से हथियार डाल चुकी है। अब आप जब जीत भी जाते हैं अगर उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी, हालांकि उनके लिए भी उनको ये भंवर से कम नहीं लग रहा है, वो तो कह भी चुके हैं, जब अनिल लतूड़ी साहब की पुस्तक के विमोचन में गए थे तो उन्होंने ये बड़ी बातें कह दी कि अभी भी एक भंवर में फंसा हुआ हूं। तो इतनी बड़ी भंवर पुष्कर सिंह धामी को लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो आपका ही है सब कुछ ना। नहीं, देखिए गरिमा जी, लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता के हाथ में होती है, उसके वोट में होती है, और प्रत्येक पार्टी का ये अपना दायित्व होता है या अपना काम होता है कि वह अपने किए हुए कामों को गिनवाए और लोगों के बीच में जाके अपनी बात को रखे। बाकी अंत में तो लोगों को ही समझना है और लास्ट में लोगों को ही वोट देना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में, क्योंकि मैं पिछले 6वां साल हमारा लगातार इस सरकार को हो गया और 8 साल लगभग केंद्र में हो गए हैं, तो हमारे पास बताने को और दिखाने को और लोगों को अनुभव करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और लोगों ने महसूस करी है। उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिथ्या तोड़ते हुए दोबारा पुष्कर सिंह, लेकिन उसी का नतीजा है ना कि पुष्कर सिंह धामी को हारना पड़ा। ये जो फांस अटकी, ये पुष्कर सिंह धामी पर क्यों अटकी, ये सबसे बड़ी बात है ना। इतने सारे कैंडिडेट्स थे, आपके और भी कई बड़े नेता थे, उन पर तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, पुष्कर सिंह धामी पर ही फांस अटकी। उसके बाद आपने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब इतना डर पुष्कर सिंह धामी को। देखिए आप एक चीज देखिए गरिमा जी, पूरा का पूरा चुनाव जो था 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाए गए चुनाव से पहले, और पूरा का पूरा नेतृत्व जो है एक युवा मुख्यमंत्री के कंधों पे दे दिया गया। और युवा मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इस चुनाव को लड़ा, आप अगर चुनाव के बीच की बात करें, देखिए कि विश्लेषण की तरह होगा, नरेंद्र सेठी जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसको बड़े अच्छे से बताएंगे। आप जिस समय चुनाव की बात करें यहाँ पे, तो चुनाव के फर्स्ट फेज में कोरोना की एक ऐसी लहर आ रही थी जिसके कारण रैलियों और उस पर प्रतिबंधित हो गया था। माननीय मोदी जी की भी सभाएं नहीं हुई थी, यहाँ नहीं, यूपी में भी 3 चुनाव, और अभी हमने बगैर शीर्ष नेतृत्व के चुनाव लड़ा यहाँ पे। अरे क्या बात कर रहे हैं रविंद्र जी, हमने देखा नहीं क्या, हमने देखा नहीं क्या। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आपने जो कहा कि प्रतिबंधित थी रैलियां, ये बात सच है कि प्रतिबंधित हुई थी, लेकिन उसके बाद में सब लोग आ रहे थे ना, और चुनाव जैसे ही नजदीक आया तुरंत वो मिल गई थी परमिशन, सबने रैली कर ली, उसके बाद रोक लगी थी। मुझे अच्छे से याद है कि सबकी रैलियां हुई थी, मुझे खुद अच्छे से याद है, मैंने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई है रविंद्र जी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी।
देखिए गरिमा जी, 2 महीने, मैं किसी भी बात को तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, 2 महीने पहले जरूर हुई थी, लगभग 1.5-2 महीने पहले, लेकिन मेन चुनाव के आते आते कुछ ऐसे प्रतिबंध हो गए थे, रैलियों पर रोक लगा दी गई थी, और उसके कारण जो बार बार अभी भी ये कह रहे थे कि योगी जी को लाएंगे, मोदी जी को भी ला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम किया और इस अनुभव को जनता ने महसूस किया, इसी का कारण है कि दोबारा जनता ने हमें वोट दिया। और मैं जिस प्रकार से राजेंद्र जी ने कहा, मुझे इस पे आपत्ति है कि शराब और मीट, इस तरीके से जनता का उपहास उड़ाना कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। बड़े वरिष्ठ नेता और बड़े अनुभवी हैं, और मैं बहुत इनको समय से जानता भी हूं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन रविंद्र जी आप जो जवाब दे रहे हैं ना, ठीक है, राजेंद्र जी के बयान को लेकर हमने भी देखिए, मैंने भी उनको बोला, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं उनको डर नहीं है, नेताओं की रैली नहीं हुई, तो देखिए उस चुनाव में भी हमने देखा था, और फिर आपके पास तो शीर्ष नेताओं की लंबी चौड़ी फौज है, आपके पास तो कमी है ही नहीं। एक बार ये कांग्रेस का है तो फिर भी ठीक है कि भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मोर्चा संभालते हैं, लेकिन आपके पास तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, स्टार प्रचारकों की लंबी सूची है। मुझे थोड़ा सा 20 सेकंड का समय दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए। आज भारतीय जनता पार्टी पास इतनी बड़ी फौज है, तो ये फौज कहीं से नहीं आई, इस जनता के बीच से निकल के आई है। लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस के लगातार शासन को देखा, इनके पास जितने नेता होते थे, जिला स्तर से लेके वार्ड स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक के किसी के पास नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच से नेता निकाले, और वो नेता निकले जो संघर्ष करके आए हैं। यहाँ पे परिवार से नेता नहीं निकले। आज हमारा तरक्की होने का कहीं ना कहीं ये है कि हमारे यहाँ एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन इनके यहाँ जो है वह जिस परिवार में पैदा होगा उसी का ही नेता बन सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, इसलिए हमारे ठीक है, अभी परिवारवाद पर बात नहीं करते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी तो मुझे लगता है हथियार डाले हुए, तो अभी उस पर क्यों बात करेंगे। ठीक है, हाँ राजेंद्र जी आपके पास ही आ रही हूँ। देखिए राजेंद्र जी, अभी आपने सेठी साहब को भी सुना, सेठी साहब भी यही कह रहे हैं कि देखिए हथियार तो कांग्रेस पार्टी ने डाल दिए हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आप भले इस बात को ना माने, और अगर नहीं डाले थे तो भाई क्यों नहीं प्रचार प्रसार करते हो, फिर बाद में कह दोगे कि ये तो इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे इसलिए जीत गए। क्यों आप पूरी तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं अपने चुनाव की? मैं 2 बातों का बिल्कुल जो है मुझे सख्त ऐतराज है। हाँ बताइए। पहली बात ये कि मुझे इन्होंने कहा कि आप गिर गए, मैं नहीं गिरा। हाँ। जब वहाँ प्रशासन जो है, चंपावत का जो प्रशासन है, हाँ, वो प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी इस उपचुनाव से पहले वहां जिलाधिकारी को इसीलिए बदला गया कि वहां अपने जेब का अधिकारी बैठाया जाए। आते हैं, एक भी चालान, सेठी साहब, हाँ आती हूँ, सेठी साहब आपके पास आती हूँ, सुन लो। चालान शराब का नहीं हुआ पूरे इलेक्शन में। हाँ। किसी भाजपा के नेता की गाड़ी से कोई बरामद करने की किसी की हिम्मत नहीं है। रही बात कांग्रेस की तैयारी की, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कैसे तैयार है? दिख तो कुछ नहीं रहा है, बस यही तो राजेंद्र जी आपसे बार-बार सवाल कर रहे हैं। एक नहीं, आप प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमको ये बताइए, आप प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? चुनाव से पहले क्या होता है? राजनीतिक पार्टियों की ओर से क्या किया जाता है, बताइए आप मुझे। तो गरिमा, आज की तारीख में भाजपा के पास इतना धन बल है कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो धन से मुकाबला करेंगे आप? आज आप क्या राजेंद्र जी, आज आप क्या कह रहे हैं? आप धन से मुकाबला करेंगे? तो वही तो पूछा था कि उन पार्टियों के पास वही तो पूछा था आपसे कि अगर आपके पास होता। गरिमा जी, हाँ, दूसरी सबसे यही तो पूछा था कि अगर आपके पास पैसा होता तो आप भी वही करते। एग्जैक्टली, धन बल नहीं, बिल्कुल नहीं करते, कभी नहीं किया। तो फिर आप इसको अपनी कमजोरी क्यों मान रहे हैं? फिर आप धन बल को अपनी कमजोरी क्यों मानते हैं? उपचुनाव में रहा, मैं पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के उपचुनाव में रहा, कपलियाल जी हैं, और भी कई लोग हैं, सेठी साहब हैं। क्या सेठी साहब आप शायद उन दिनों राजेंद्र जी, मुझे याद है। मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए मुझे। रविंद्र जी, आपसे मैं जवाब लूंगी, ये बड़ा आरोप आप पर ही लगा रहे हैं। आपके पास आऊंगी, लेकिन इनको सुन तो ले पहले पूरा। ठीक है, आपके पास आएंगे, पूरा वक्त देंगे। रविंद्र जी प्लीज, राजेंद्र जी को सुनने दीजिए। हाँ राजेंद्र जी, देखिए धनबल वाला एक्सक्यूज आपका चलने नहीं वाला है। पहली बात तो आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होकर पता नहीं कैसे ये बात कह रहे हैं। गरिमा, जब मुख्यमंत्री का उपचुनाव होता है और मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, हाँ, उस समय जनता पे भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है
कि ये आदमी हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री है। हाँ, ठीक है, इसे जिताओ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े संसाधन है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। ये जीता जागता उदाहरण है। पता नहीं कुछ लोग मेरे साथी जो इस पैनल में हैं मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, ठीक है। यानी आप बड़े आरोप देखे लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं आपके पास धनबल की कमी है, इसलिए तो ऐसे तो फिर आप यानी किसी भी चुनाव में आप जीत नहीं पाएंगे। आप यही कहकर बच जाइएगा कि भाई हमारे पास तो धनबल की कमी है, तो हम कैसे इनको टक्कर दे पाएंगे। ये धनबल जो है ना, ये भी बनाना पड़ता है। क्यों आप नहीं बना रहे? आप क्यों बैठे हुए हैं हाथ पर हाथ धरे हुए? आप भी बनाइए ना। और हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपको फंड मिल जाएगा तो क्या आप इसी धनबल के सो कॉल्ड जो आप कह रहे हैं कि शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, ऐसे ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? उसी राह पर चलेगी? मुख्यमंत्री बताए ना वहाँ, आपको मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में के मतदाताओं में अपील जारी करें कि मैंने बिजली के दाम घटा दिए, मैंने गैस के दाम घटाए, मैंने इतने युवाओं को रोजगार दिया, मैंने अपने राज्य में ये चीज उपलब्ध कराई, मैं ये योजना लेके आया। बताएं। हाँ, योगी आएंगे, योगी जी जो हैं, अरे वो बताने के लिए ही तो चंपावत में टिके हुए हैं। राजेंद्र जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बताने के लिए ही टिके हुए हैं। अब आपको बताने की जरूरत है। आप जाकर जनता के बीच में जाइए, बताइए कि मुख्यमंत्री साहब शराब बांट रहे हैं। तो यहाँ टीवी पर डिबेट में बताने से कुछ नहीं होने वाला। आप अगर जनता के बीच बताएंगे ना, तो जनता हो सकता है सच जो है आपके कहे मुताबिक वो समझ सके। आप जनता को बताइए ये सब कुछ। और यही हम कह रहे हैं कि भाई प्रचार प्रसार आपकी ओर से क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है राजेंद्र जी, और मेहमानों को जोड़ लें। जो वीडियो बनी पड़ी है पैसे बांटते हुए की, तो उस वीडियो को दिखाइए जाकर जनता तक, क्योंकि भाई अब तक मुझ तक नहीं पहुंची, मैंने नहीं देखा अभी तक वो वीडियो। मैं कह रही हूँ आप जाइए, आपका काम है। आप राजनीतिक पार्टी, आप दिखाइए विपक्षियों की कमियों को, ताकि आपके पक्ष में लोग वोट कर सके। ठीक है, आम आदमी पार्टी से विशाल जी बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं, उसके बाद सेठी साहब आपके पास आते हैं। हाँ विशाल जी, जल्दी से। प्रत्याशी कमजोर पूरी ताकत से चैनल पे जो परिचर्चा चल रही है, हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ये प्रशिक्षु प्रवक्ता हैं, ये परिपक्व नहीं है। मैं आज से पहले कभी डिबेट्स में गया, ना कोई तथ्य है ना कोई तर्क है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि मतलब कोई ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं क्या वहां पर? हाँ। कि भाई प्रशासन मिल गया है, संसाधनों की कमी है। आप उत्तराखंड का सबसे मजबूत विपक्ष हैं, 19 विधायक आपके पास हैं, और आपको ये नहीं पता। मुझे तो लगता है कि जब आप प्रवक्ता के रूप में डिबेट में आए या प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, तो आप बिजली पे बात कीजिए ना कि 12.5% बिजली बढ़ाने के लिए ऊर्जा निगम ने बोला, या आज बेरोजगारी दर उत्तराखंड के अंदर कहां पहुंच गई है, या चारधाम यात्रा जो आज फेल हुई है, उसके पीछे धामी सरकार पूर्णता उनका फेलियर है। हाँ। आप तथ्यों पे बात कीजिए, आप जनता के बीच में बिना एजेंडे को लेकर जाइए। निश्चित रूप से जनता आपकी बात को सुनेगी। ये क्या बात होती है कि हमने इतने ट्रक शराब वहां छोड़ी जा रही है, पकड़ी जा रही है? ये कोई ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं है सर। आप राजनीतिक रूप से एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको अपनी राजनीतिक रूप से तथ्यों का नहीं पता, ना तर्कों का पता है। किस आधार पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी आज किस प्रकार से हावी हो चुकी है, जबकि मैं समझता हूँ कि चारधाम यात्रा पूर्णतः फेल है और हमारे पर्यटन मंत्री दुबई में मौज उतार रहे हैं। आप इन तथ्यों पर चुनाव लड़िए ना, जनता आपकी बात सुनेगी। आज बिजली के दाम कहाँ पहुंच चुके हैं, या आप देख सकते हैं कि महंगाई आज चरम पर है। तो मुझे लगता है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों को शामिल कीजिए। ये आप जो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजेंद्र जी, आप स्पष्ट लग रहा है कि आत्मसमर्पण कर दिया है कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, इसी पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है विशाल जी। हाँ रविंद्र जी आपके पास ही आ रही हूँ। रविंद्र जी आपके पास ही आ रही हूँ। विशाल जी आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समर्पण कर दिया, ये दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रविंद्र जी, पैसा आप बांट रहे हैं, शराब आप बांट रहे हैं, प्रशासन आपके हाथों में है, ये बड़े आरोप मैं नहीं राजेंद्र जी ने आप पर लगाए। कुछ कहना चाहेंगे आप? बता रहे कुछ वीडियो भी आए सामने। एक बात आपसे कहूंगा, जब एक कमजोर विद्यार्थी क्लास में फेल हो जाता है ना, तो वो तर्क इसी प्रकार के देता है, मेरी पेंसिल टूट गई, मेरी इंक खत्म हो गई। आता जाता तो उसे कुछ था नहीं, लेकिन तर्क वो यही देता है। आज इससे बड़ी कांग्रेस की क्या दुर्गति होगी कि एक आम आदमी पार्टी जैसी एक छोटी सी पार्टी जी, वो इसे ज्ञान बांट रही है। हाँ। आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस रविंद्र भाई छोटी पार्टी नहीं, 9 साल में 2 राज्यों में सरकार बना दी उत्तर भारत में। 2 राज्यों में सरकार करते करते कुछ नहीं है तुम्हारे राज्य कुछ नहीं। 89 से पहले आपको कोई जानता भी नहीं था। विशाल भाई आपका कितना बड़ा संघर्ष रहा हम जानते हैं।
झूठ और मक्कारी के साथ सरकार बनाना सरकार नहीं होती। आप ठीक है रविंद्र जी आप जवाब दीजिए, रविंद्र जी आप जवाब दीजिए। इस तरह से ये नेवर एंडिंग डिबेट है, आप जवाब दीजिए। रविंद्र जी पहले आप जवाब दीजिए कि भाई शराब क्यों बांटी जा रही है, पैसा क्यों बांटा जा रहा है, आपके पास तो धनबल बहुत ज्यादा है, क्या इसी दम पर आप चुनाव जीतने वाले हैं? और चंपावत में तो प्रशासन भी आपके मन का ही काम कर रहा है। गरिमा जी ये आरोप जो है लगातार जिस प्रकार से एक फेलियर छात्र होता है, एक जैसे कहते हैं कि नालायक छात्र जब फेल हो जाता है वो इसी प्रकार तर्क देता है, शासन पे उंगली उठाना। आपने एक बार भी, राजेंद्र जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वो पार्टी है जिसने 50-60 साल देश पे राज किया है। बिल्कुल, ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनके होते थे। आज वो अपने संगठन की चुनाव को किस प्रकार से लड़े, हम संगठन हमारा किस प्रकार से काम करे, उस पे ना बात करके यहाँ प्रशासन मिला हुआ है, डीएम बदल दिया, पैसे बट रहे हैं, शराब बट रही। अरे किस तरीके की बात है? क्या डीएम बदला नहीं गया? अरे आपने एक बार भी अपने संगठन की मैं सत्याल जी की एक बात से सहमत था। एक व्यक्ति को समायोजित करने के लिए पुनः चुनाव कराया जा रहा है, जबकि उस व्यक्ति को क्षेत्र की जनता ने फेल किया, अस्वीकार किया। ठीक है चंपावत के मुख्यमंत्री बनाने के लिए तारीख कयामत चल रही है, जबकि उनके घरे क्षेत्र में उनको हरा के भेजा गया। ये आप अपने बेकार के तर्क ना लगाओ, ये लोकतंत्र में अधिकार है, अधिकार। ठीक है संविधान उनको अधिकार देता है, ठीक है नैतिकता के आधार पर आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन संविधान के मुताबिक उनके पास अधिकार है उपचुनाव होने का। ठीक है, सेठी साहब कुछ कह रहे थे। सेठी साहब आप देख रहे हैं आज चर्चा एक अलग ही मोड़ पर जा रही है। रविंद्र जी कह रहे हैं कि भाई वो बच्चा जिसकी इंक खत्म हो गई का बहाना सामने आता है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर जो है, व्यवहार है, वो समझ में आ रहा है। क्योंकि आप भी ये बात मान रहे हैं कि समर्पण तो लगभग दिखाई दे रहा है कि भाई हार मान ली गई है, राजेंद्र जी भले ना मान रहे हो। और ये धनबल वाला एक्सक्यूज अब तो शुरू हो गया है, ये कैसे भैया आगे बढ़ेगा? गरिमा, जो मुख्य चुनाव हुआ उसमें तो कुछ मुद्दे थे। उसमें तो मुद्दे ये थे कि आपको जो कांग्रेस की इनफाइटिंग है या महंगाई का मुद्दा है, मोदी अंडर करंट है, दल बदल की राजनीति है और परिवारवाद में टिकट बांटे गए, उन सबको मद्देनजर रखते हुए जनता ने वोट दिया और जनता ने यह कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है और उनके 47 और इनके 19 विधायकों को सदन में भेजा। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव में केवल धामी को जो जनादेश मिलना है, उस जनादेश में जो जीत हार का जो अंतर होगा, उससे यह साबित होगा कि कितना वहां का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है और कितना वहां का मतदाता या प्रदेश का मतदाता कांग्रेस को पसंद करता है। आम आदमी पार्टी ने तो मैदान छोड़ दिया है, किन कारणों से छोड़ा ये इसकी जानकारी अभी तक नहीं पता चल पाई, क्योंकि उनका जो मुखिया था वो ही पलायन कर गया पूरे दल से। तो ये यहाँ के मैं ये कहूंगा कि पूरे के पूरे मतदाताओं के साथ एक बहुत बड़ा उनको धोखा था। अगर कर्नल कोठियाल ने जैसे पार्टी छोड़ी और जो लोग उनके साथ रात दिन लगे रहे और उनको एकदम एक रात में ही छोड़ के चले जाना, एक ही पल भर में छोड़ के चले जाना, लोकतंत्र का जितना बड़ा कुठाराघात उन्होंने उनके साथ किया, तो वो हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल इस समय जो मुकाबला है, चूंकि हमारे बीच में बड़े सम्मानित प्रवक्ता पीसी थपलियाल साहब भी हैं, लेकिन वो एक निष्पक्ष बात इस बात की कर रहे हैं कि वो उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं मान रहे हैं, बीच में अभी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस और भाजपा की जो तुलनात्मक स्थिति बता रहे हैं, उनका भी यही मत है कि जिस तरीके की राजनीति चल रही है, चाहे उसमें धन बल हो, शराब हो, बकरा मुर्गा, जो भी जिस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, चूंकि चुनाव है, ये तो प्रत्याशियों का चुनाव है। ये बात अभी जैसे राजेंद्र चौधरी जी ने कही, उनकी बात से मैं एक सहमत हूं कि चूंकि मुख्यमंत्री सामने है, इसलिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है, चुनाव की पूरी तस्वीर और तासीर बदल जाती है। तो उस वजह से ये चुनाव एक दूसरा मोड़ ले रहा है, अन्यथा लेकिन सेठी साहब सामने मुख्यमंत्री है, तो विपक्ष में भी ये अपने आप को कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव की बात कर रहे हैं, वो मनोवैज्ञानिक चेंज कांग्रेस पार्टी में भी आ गया है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप को छोटा कब से मानने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं वो मानने लगी इसी के चलते उसको मुख्यमंत्री का डर हो गया, इसी के चलते उन्होंने सोच लिया? गलत दिशा में मत लेके जाओ, ये हम अपने आप को छोटा नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं हमारे पास स्वाभाविक नहीं है।
ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस इस समय अंडर प्रेशर में है, इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। और राजेंद्र जी, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह नहीं रही हूँ कि आप छोटी हैं, आप छोटी पार्टी से हैं। अरे मैं तो खुद कह रही हूँ कि आप सबसे बड़ी पार्टियों में से एक हैं। भाई अगर मुख्य विपक्ष के तौर पर हम देखते हैं उत्तराखंड, क्या देश में भी तो कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं। हम खुद मीडिया से हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि मुख्य विपक्ष के तौर पर तो कांग्रेस पार्टी है ना, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको तो आत्मचिंतन की जरूरत है। जी राजेंद्र जी, मैं जवाब दूं? हाँ बताइए। इसमें इस चुनाव से आत्मचिंतन का कोई किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है। ये चुनाव मुख्यमंत्री लड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अब सेफ सीट देखते हुए एक विधायक को कहा कि आप इस्तीफा दो, मैं यहां से लड़ूंगा, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करूंगा। हाँ। दूसरी चीज ये है कि इस समय उत्तराखंड में उनकी विधायक है, हर चीज उनके हाथ में है, सिस्टम से लेके धन बल तक उनके हाथ में। राजेंद्र जी, मैं फिर आपको बीच में रोकूंगी, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन आपने जो बात कही, पहले मेरी बात को सुनिए, उसके बाद आप जोड़े। मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन आज आप क्या बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि खुद मुख्यमंत्री सामने है, मुख्यमंत्री सामने है तो कांग्रेस पार्टी थे। मुख्यमंत्री का ताज दांव पर लगा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी अगर ये चुनाव हारते तो आपको पता है क्या होगा राजनीतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर क्या कुछ बदलाव होंगे। वो खुद कह रहे हैं कि भंवर में फंसे हुए हैं हम, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री सामने खड़े तो जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। किस तरह का दबाव? आपने एक बहुत बड़े मौके को यूं ही जाने दिया है, बहुत बड़ा मौका था ये। कांग्रेस रणनीतिक रूप से अपना काम कर रही है, जनता के बीच जा रही है, कि जनता को समझा रही है कि आपको कर्ज दुगना हो गया और महंगाई 4 गुना हो गई। हम चुनाव हार रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं रणनीतिक रूप से मजबूत है। आप अपना एक स्टैंड रखिए ना। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आपकी पार्टी लड़ रही है क्या? आम आदमी पार्टी। हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम लड़ते तो मजबूती के साथ लड़ते हैं। आप लड़ने के बाद भी ऐसा दिख रहा है, समस्या सबसे बड़ी ये आ गई है। जिस व्यक्ति को आपने खटीमा में हराया है, आप उस व्यक्ति से डरे हो क्या? बिल्कुल हम यही चाहते थे ना कि भाई खटीमा में भी तो आपका कैंडिडेट अगर खड़ा था तो वहां पे भी आपको वो था ना, मुख्यमंत्री हारे, आप इसका फायदा उठा सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर जो शब्द राजेंद्र जी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसी तौर पर कहूंगी कि अपने आप को सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का मैं आज की चर्चा को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन देखिए चुनौती चंपावत की बेहद बड़ी है और कांग्रेस पार्टी एक तरफ प्रचार प्रसार में थोड़ा पीछे नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं और पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगने वाले हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को भी अभी तक ऐसा लगता है कि बड़ी भंवर में वो फंसे हुए हैं। इस भंवर से निकलेंगे कि नहीं, ये तो खैर नतीजों के दिन पता चलेगा। 31 मई को उपचुनाव है और फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।